डीसी पावर का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि आई स्क्वायर डीसी इंटू आर एल है, इसलिए डीसी करंट मेजर करना है, और सिमिलरली एसी पावर के लिए आरएमएस करंट, या डीसी इज नथिंग बट एवरेज वैल्यू। तो हमको एवरेज और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को इन जनरल किसी भी सिग्नल के लिए आरएमएस और एवरेज का कैलकुलेशन का तरीका एक्सप्लेन किया था। हाउ वी कैन कैलकुलेट एवरेज वैल्यू ऑफ एनी सिग्नल, ठीक है, मैथमेटिकली अगर वो उसका फंक्शन पता है तो उसकी एवरेज वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूजिंग दिस फार्मूला। द सिग्नल इज आई टी फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग सिग्नल इसलिए, तो आई टी, और इस फार्मूले का हमने यूज किया था जहाँ टी टाइम पीरियड है। तो हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल के लिए जो डीसी वैल्यू है, फाइनल वैल्यू इज आई एम अपॉन पाई, दिस इज एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल, हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल की डीसी वैल्यू। सिमिलरली हमने स्टार्ट किया आरएमएस कैलकुलेशन, आरएमएस वैल्यू इज रूट मीन स्क्वायर, तो इंस्टेड ऑफ मीन हमने मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट की। सिग्नल का मीन मतलब आईटी और मीन स्क्वायर मतलब सिग्नल का स्क्वायर का मीन कैलकुलेट करना। तो ये एवरेज का ही फॉर्मूला है, चेंज कहाँ है, आईटी की जगह आई स्क्वायर टी, और रूट लगा हुआ है, रूट मीन इसका इसलिए स्क्वायर रूट ले लिया। तो फाइनल वैल्यू ऑफ आई आर एम एस इज आई एम ओवर 2। अगेन दिस इज फॉर हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल, दिस इज फॉर एच डब्ल्यू आर ओनली, ठीक है। तो साइनसोडियल के लिए नहीं है ये वैल्यूज, ये हैं साइनसोडियल बट ओनली हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल्स। तो ये डेरिवेशन सभी लोगों को क्लियर था कि नहीं, ये बताओ एक बार मुझे। क्लियर है तो फिर हम आगे कैलकुलेशन पे जाते हैं। सभी लोगों को क्लियर है क्या? जल्दी से बताओ एक बार। ओके, या किसी का कंफ्यूजन है तो हमारे पास आरएमएस वैल्यू करंट की हमको मिल चुकी है। सिमिलरली वी हैव डीसी वैल्यू और एवरेज वैल्यू, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कैसे सर्किट देखो जरा ध्यान से, ठीक है। कैलकुलेशन के पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट क्या था, ये है सर्किट। तो इसके दो केस डिस्कस किए थे, एक बार शॉर्ट सर्किट, एक बार ओपन सर्किट। तो यहाँ मैंने तुम लोगों को वर्किंग एक्सप्लेन की थी, तो आज जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इसको निगलेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम इसके साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो दिस इज सपोज आर एफ, ठीक है। ओपन सर्किट में नहीं होगा, हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इसलिए ओपन सर्किट। तो मुझे यहाँ से कोई आई कैलकुलेट करके बता सकता है क्या? मैंने इन जनरल आई तो लिख दिया है, पर हमारे सर्किट में आई की वैल्यू क्या होगी केवीएल लगा के, या आई ऑफ टी क्या होगा? तो ये बता सकता है यहाँ केवीएल अप्लाई करके सेकंड वाले लूप में, सेकेंडरी में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई या आई ऑफ टी? यहाँ से केवीएल से निकाला जा सकता है। निकाल सकते हैं क्या? आई टी की वैल्यू आई ऑफ टी हमारे क्वेश्चन के केस में क्या होगी? बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ पे आई क्या होगा इस केस में? कुछ पूछा जाए तो रिस्पॉन्स किया करो, गलत होगा ना ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो बोलोगे नहीं तो ज्यादा दिक्कत है। ऐसा कुछ पूछ नहीं लिया जो एकदम जो है नया, कुछ पहली बार सुन रहा है। केवीएल सर, हाँ, RF प्लस RL बाई V इनपुट। आर एफ प्लस आर एल डिवाइड बाई वी क्यों होगा बेटा? उल्टा बोल रहा है तुम। वी डिवाइड बाई आर होता है कि आर डिवाइड बाई वी? यस सर, V इनपुट बाई RF प्लस RL। ठीक है, ये ठीक बता रहा हूँ, वी इन डिवाइड बाय आर एफ प्लस आर एल। बाकी लोग भी थोड़ा सा ध्यान दो, बताया करो। वी इन डिवाइड बाय आर एफ प्लस स्मॉल आर एफ, इसको आर एल लिखते हैं, प्लस आर एफ, ये वैल्यू होगी। अब मुझे ये बताओ वी इन की वैल्यू क्या है?
व्हाट इज वी इन? वी इन क्या बताया हुआ है? ये तो हमने डिफाइन किया हुआ था। वी इन वी मैक्स वी एन इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, जहाँ वी एम मैक्सिमम वैल्यू सिग्नल की। पुट करते हैं वी इन की वैल्यू वी एम आर एल प्लस आर एफ साइन ओमेगा टी। दिस इज आई टी। ठीक है, क्यों लिख दिया कि हमारे क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आई टी ये है। ठीक है, नाउ वी हैव एवरीथिंग। हमारे पास करंट, हम जो हमारे सर्किट की करंट हमको पता है, वी नो डीसी वैल्यू, वी नो आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो पीडीसी की अगर मैं बात करूं, पीडीसी केस में वो क्या होगा? आई स्क्वायर डीसी इंटू आर एल। और आईडीसी क्या होगा? आईडीसी क्या है? आई मैक्स डिवाइड बाय पाई, हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल के लिए आई मैक्स डिवाइड बाय पाई। ठीक है, तो मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, आईडीसी हो जाएगा स्मॉल की जगह कैपिटल, हर जगह कैपिटल दिया है तो सपोज आई मैक्स अपॉन पाई, इसका होल स्क्वायर इंटू आर एल। क्लियर? आईडीसी की वैल्यू हो जाएगी आई मैक्स अपॉन पाई। अब मुझे यहाँ कोई बता सकता है कि आई मैक्स क्या होगा? ये आई सर पता है, Vm अपॉन RF प्लस RL। हाँ गुड, Vm डिवाइड बाय आर एफ प्लस आर एल। यहाँ से निकालोगे, देखो सब लोग, ये टाइम डिपेंडेंट करंट इक्वेशन से अगर मैक्सिमम करंट निकालना है तो जो फंक्शन है साइन को, उसको मैक्सिमम करना होगा। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई होगी या आई मैक्स इज Vm डिवाइड बाय आर एफ प्लस आर एल। मैग्नीट्यूड सिंपली, जैसे तुम सिग्नल पढ़ते हो ना ए साइन ओमेगा टी, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए होगी। तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी मैक्सिमम। कब? जब साइन ओमेगा टी 1 है। तो ये अब हमको यहाँ रखने की जरूरत नहीं है, हम इसी के साथ डेरिवेशन करेंगे। क्यों? आगे देखना, क्योंकि आगे वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज पीडीसी। सिमिलरली पीएसी, इसकी वैल्यू क्या है? आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर एल प्लस आर एफ। ठीक है, एसी पावर दोनों जगह जा रही है या टोटल पावर दोनों पे कंज्यूम हो रही है, इसलिए दोनों लोड्स, लोड प्लस डायोड रेजिस्टेंस। आईआरएमएस कैलकुलेट कितना किया हमने? आई मैक्स ओवर 2 होल स्क्वायर इंटू आर एफ प्लस आर एल। ठीक है, तो हमारे पास एसी पावर मिल चुकी है, डीसी पावर मिल चुका हमको हाफ वेव रेक्टिफाइड के केस में। स्पेसिफिकली आईएम भी हमको पता है, तुम चाहो तो यहाँ प्लेस कर दो या उसके बिना भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्यों? डिवाइड करना है, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स क्यों करना? आईएम ना लास्ट में पुट करना अगर बचेगा तो। ठीक है, तो नाउ एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ईटा इज गिवन बाय डीसी पावर टू एसी पावर। तो डीसी पावर इज पीडीसी डिवाइड बाय पीएसी, पुट करते हैं आईडीसी, तो ये आई मैक्स ओवर पाई होल स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइड बाय आई मैक्स ओवर 2 होल स्क्वायर इंटू आर एल प्लस आर एल। इसको सॉल्व करोगे तो आई मैक्स कैंसिल हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर, ये चला जाएगा यहाँ और पाई नीचे। फाइनल वैल्यू ईटा की होगी 4 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर डिवाइड बाय, हाँ ये ऊपर आर एल डिवाइड बाय आर एल प्लस आर एल। ठीक है, आर एल प्लस आर एल। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाना होगा, सबको दिख भी रहा है। अगर जैसा कि हम लोगों ने एनालिसिस करने के पहले एक बार ऑब्जर्व किया था कि लोड रेजिस्टेंस की बात करें तो लोड इज समथिंग बिग, किलो ओम्स में होता है। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस वाइज हाई वैल्यू होगी और जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस है डायोड का, ये आर एफ, ये स्मॉल वैल्यू होगी। तो हम बोल सकते हैं आर एफ इज मच मच लेस देन आर एल या आर एल इज मच मच ग्रेटर देन आर एफ। ठीक है, तो अगर ये अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगाओगे तो डिनोमिनेटर में आर एफ प्लस आर एल की वैल्यू ऑलमोस्ट किसके बराबर होगी? आर एल के बराबर। ठीक है, आर एल, तो आर एल कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, इस टर्म को निग्लेक्ट कर सकते हैं। ये टर्म नियरली इक्वल टू 1 होगी, नियरली इक्वल टू 1। कब? जब ये कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होगा। तो उस कंडीशन में ईटा कितना हो जाएगा?
4 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर। ये वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितनी आ रही है 4 डिवाइड बाय पाई स्क्वायर। फोर डिवाइड बाय पाई स्क्वायर कितना आ रहा है? 0.4052. 0.4052। एफिशिएंसी परसेंटेज में निकालते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो फाइनली ईटा होगा तुम्हारा 40.52%। ठीक है, तो ये एफिशिएंसी है हाफ वेव रेक्टिफायर की, 40% होती है। ठीक है, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर सिग्नल, हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर कोई सिग्नल तुम कन्वर्ट करना चाहते हो डीसी में, एसी से डीसी, तो 100 वोल्ट का सिग्नल अगर दोगे, 100 नॉट लाइक दैट, मतलब कि जो आउटपुट होगा सिग्नल, ठीक है, उसमें 40% एफिशिएंसी होगी। मतलब 100 वॉट का सिग्नल दोगे तो आउटपुट में 40 वॉट सिग्नल तुमको मिलेगा। क्लियर है? 40% की एफिशिएंसी है, जो कि बहुत कम है, पुअर एफिशिएंसी है हाफ वेव रेक्टिफायर की, इवन 50% नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो दिस इज नॉट गुड, ये एफिशिएंसी बहुत कम है, वेरी लो। ठीक है, एफिशिएंसी बहुत कम है, या स्मॉल, उसको स्मॉल। ठीक है, अब आते हैं अगले पैरामीटर पे। ठीक है, एफिशिएंसी कैलकुलेट हमने कर लिया। नेक्स्ट पैरामीटर है TUF, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, तो उसको समझते हैं पहले क्या है। हमने ऑब्जर्व किया है सर्किट में कि ट्रांसफार्मर लगा हुआ है प्राइमरी में, उसका काम क्या है? स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना। ठीक है, तो प्राइमरी में इनपुट देते हैं बेसिकली, वो लिंक करता है सेकेंडरी में, और जो सेकेंडरी का सिग्नल है दैट इज अप्लाइड टू डायोड। ठीक है, और यहाँ हमको मिलता है आउटपुट। तो मैंने तुमको इसलिए डायग्राम में 3 स्टेज बताए थे। फर्स्ट थिंग इज प्राइमरी सिग्नल, सेकेंड थिंग इज सेकेंडरी, जहाँ लिंक हो रहा है सेकेंडरी में सेम एसी सिग्नल। तो दिस इज एसी सिग्नल, दिस इज एसी सिग्नल। डिफरेंस क्या है दोनों में? दिस इज इधर स्टेप अप, ये स्टेप डाउन होगा, या ये स्टेप डाउन होगा, ये स्टेप अप होगा, या दोनों बराबर होंगे। मतलब टर्न रेशियो पे डिपेंड करेगा कि दोनों एक जैसे सिग्नल होंगे, या स्ट्रेंथ वाइज ये हाई होगा या लो होगा, डिपेंडिंग अपॉन टर्न रेशियो कैसा है। तो बेसिकली यहाँ दोनों केस में हमारे पास सेम एक मिनट में ट्रांसफार्मर के एसी सिग्नल होता है, और ये एसी सिग्नल कन्वर्ट इस लेवल पे डायोड के बाद यहाँ पे ये डीसी सिग्नल में कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या है कि आप इस ट्रांसफार्मर में जब सिग्नल फैड करते हो तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे कैसा आउटपुट मिल रहा है, काइंड ऑफ एफिशिएंसी बोल सकते हैं, एफिशिएंसी से थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, बेसिकली कितने परसेंटेज ट्रांसफार्मर का यूटिलाइज हम कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं TUF, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। वो कैसे निकालते हैं? हम इस स्टेज पे पावर निकालेंगे। ठीक है, इस स्टेज पे पावर निकालेंगे, और इस स्टेज पे एफिशिएंसी में क्या करते हैं? हम यहाँ पावर निकालते हैं और यहाँ पावर। समझो क्या क्या डिफरेंस, फिर से बोल रहा हूँ। अगर एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हो तो हम ये देखते हैं कि यहाँ डीसी पावर कितना मिल रहा है और यहाँ एसी इनपुट कितना अप्लाई किया था। ठीक है, यहाँ डीसी पावर कितना मिल रहा है और यहाँ एसी इनपुट कितना अप्लाई किया था। दिस इज एफिशिएंसी। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इज इस ट्रांसफार्मर को कितने परसेंट यूटिलाइज किया है। तो सेकेंडरी का पावर, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी का, और आउटपुट का पावर, आउटपुट में डीसी पावर और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में एसी इनपुट, इन दोनों का हम रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो एनालिसिस हमने जो किया है उस पे आते हैं कि अगर मैं बात करूं ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी की, ठीक है, तो यहाँ किस किस टाइप का सिग्नल मिल रहा है और यहाँ किस किस टाइप का सिग्नल मिल रहा है। यहाँ हमको हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल मिल रहा है। क्लियर?
यहाँ कंप्लीटली हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ के पैरामीटर जो होंगे, यहाँ के पैरामीटर पावर कैलकुलेशन के, वहां पे जो तुम्हारे करंट और वोल्टेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो भी करंट वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यूज आ रही हैं, मतलब डीसी करंट की बात करूं मैं या आरएमएस वैल्यू की बात करूं, वो दोनों इस स्टेज से डिसाइड होंगे। सिमिलरली एसी सिग्नल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की अगर बात करें तो यहाँ सिग्नल का नेचर कैसा है वो हमको ऑब्जर्व करना होगा, ठीक है। और उसके रिस्पेक्ट में मैं वोल्टेज और करंट की वैल्यू लिखूंगा, आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। बेसिकली हम आरएमएस वैल्यू दोनों के स्टेज की लेंगे, यहाँ और यहाँ के पावर को हम डिवाइड करेंगे। अब अगर सिग्नल की बात करें तो सेकेंडरी में जब पहली साइकिल पॉजिटिव वाली होती है तो प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस, तो यहाँ वोल्टेज तो पूरा लिंक करेगा, वोल्टेज अवेलेबल होगा। करंट की बात क्या होगी, करंट फ्लो करेगा, क्यों, डायोड फॉरवर्ड बायस है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है इनपुट की, उस समय सेकेंडरी से करंट फ्लो होता है, क्लियर, उस समय सेकेंडरी से करंट फ्लो होता है। सेकेंड केस, जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हो तो सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं होता, क्लियर, सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं होता। इसका मतलब इस सेकेंडरी की अगर मैं बात करूं कंबाइनली, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव दोनों का अगर मैं कंबाइन करूंगा तो वोल्टेज दोनों केस में अवेलेबल है, वोल्टेज अभी भी अवेलेबल होगा, पोलैरिटी चेंज होगी, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा जैसे, ठीक है, इसलिए डायोड ओपन, इस समय प्लस माइनस, तो वोल्टेज दोनों केस में अवेलेबल है, ठीक है। तो वोल्टेज तुमको इस टाइप की वेवफॉर्म कंबाइनली देखने को मिलेगी सेकेंडरी में। और करंट की वेवफॉर्म कैसे मिलेगी, पॉजिटिव में मिलेगी, नेगेटिव में करंट जीरो, पॉजिटिव में मिलेगी करंट, नेगेटिव में जीरो। तो बेसिकली सेकेंडरी में करंट किस टाइप का नेचर होगा, करंट का हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल जैसे, क्लियर है, हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल के जैसे बिहेवियर होगा करंट का, क्लियर है ये पॉइंट। मुझे एक बार बताओ, जो मैंने पैरामीटर एक्सप्लेन किया है, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हम लोगों को कैलकुलेट करना है, तो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हम बेसिकली रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं पावर्स का, ठीक है। ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, लोड में मैंने पावर बताया ना, लोड का रेशियो नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ का होगा, यहाँ P2 मान लो और यहाँ P1, ठीक है, बेसिकली इन दोनों का रेशियो है, यहाँ नहीं होगा, लोड के लिए नहीं होगा, डीसी पावर नहीं होगा, सॉरी। इससे पहले मैंने बोला कि यहाँ और यहाँ जो है लिंक रेशियो निकाल रहा है, यहाँ नहीं निकालेंगे, क्यों, वो काइंड ऑफ एफिशिएंसी हो जाएगी, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ट्रांसफार्मर यहाँ जो पावर है और सेकेंडरी, इनका रेशियो नहीं, TUF इज रेशियो ऑफ सेकेंडरी पावर टू प्राइमरी पावर, वो क्लियर भी है, इसलिए कि ट्रांसफार्मर यूटिलाइज मतलब कि इस ट्रांसफार्मर का कितना यूटिलाइज कर रहे हैं हम, तो यहाँ से यहाँ पावर जो ट्रांसफर हो रही है इसका रेशियो निकाल रहा है। तो बेसिकली ये एसी सिग्नल के पावर का रेशियो है, दोनों एसी सिग्नल होंगे, ठीक है, यहाँ नहीं होगा, ध्यान रखना। एफिशिएंसी के लिए डीसी पावर लेंगे, TUF के लिए दोनों एसी पावर, बट एसी पावर का डिफरेंस क्या होगा, सेकेंडरी टू प्राइमरी पावर का रेशियो। तो इसके एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने तुम लोगों को कंस्टेंट बताए दो, कि एक बार इनपुट की साइकिल पॉजिटिव होगी तो ये लिंक करेगा, नेगेटिव होगी तो ये लिंक करेगा, ठीक है। तो वोल्टेज तो लिंक करेगा दोनों केसेस में, पॉजिटिव दोगे इनपुट तो पॉजिटिव लिंक करेगा, नेगेटिव इनपुट दोगे तो नेगेटिव लिंक करेगा, दोनों केसेस में वोल्टेज लिंक होते हैं। करंट डिपेंड करेगा डायोड की स्टेट पे, डायोड अगर फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो होगा सेकेंडरी से, और अगर डायोड रिवर्स बायस है तो करंट जीरो होगा। तो मैंने ये ऑब्जर्वेशन देखा कि वोल्टेज की वेव फॉर्म सेकेंडरी में साइनोसोडियल टाइप की है, क्लियर है, और करंट की वेव फॉर्म हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल के जैसी है। ये ऑब्जर्वेशन मैंने देखा है सेकेंडरी में। प्राइमरी में कैसा होगा, प्राइमरी में वोल्टेज भी होगा हमेशा और करंट भी साइनोसोडियल, क्यों, करंट हमेशा फ्लो करेगी, क्लोज लूप। तो प्राइमरी में इंडिपेंडेंट ऑफ सेकेंडरी का स्टेट या डायोड का स्टेट, करंट और वोल्टेज साइनोसोडियल होते हैं, बट सेकेंडरी में डिपेंडिंग अपॉन डायोड करंट में और मे नॉट फ्लो, करंट फ्लो होगा डायोड फॉरवर्ड बायस के केस में, करंट जीरो होगा डायोड रिवर्स के केस में।
तो बेसिकली वी विल गेट हाफ वेव रेक्टिफाइड वेव फॉर्म ऑफ करंट सेकेंडरी में। अब आते हैं कैलकुलेशंस पे, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन के बाद अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं TUF। तो TUF बेसिकली क्या है, पावर का रेशियो है बट प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का। तो क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ट्रांसफार्मर की जो क्या कहते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी हैं वाइंडिंग्स, वहां पे सिग्नल का नेचर AC ही है, DC नहीं है। तो पावर जो होगा वो AC पावर ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो दिस इज PAC रेटेड, ठीक है, रेटेड डिवाइड बाय PAC इनपुट, ठीक है। PAC रेटेड का मतलब क्या है, मतलब रेटिंग जो उसकी होगी तुम्हारे ट्रांसफार्मर की, या जो उसके सेकेंडरी में पावर मिलेगा AC पावर वो, और दिस इज PAC इनपुट मतलब प्राइमरी में जो पावर तुमने अप्लाई किया है। अब मुझे तुम लोग बताओ PAC रेटेड या सेकेंडरी में पावर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी। AC सिग्नल के लिए मैंने बताया तुम लोगों को, पहली बात, पावर इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज VI, ये पावर होती है। क्योंकि ये AC पावर है तो VI नॉर्मल नहीं होंगे, RMS होंगे, VRMS इंटू IRMS। तो सेकेंडरी में VRMS कितना होगा और IRMS कितना होगा, कोई बता सकता है। मैंने दोनों वेवफॉर्म के नेचर बता दिए तुम लोगों को। टाइप करके बताओ चैट बॉक्स में सभी लोग, सेकेंडरी में VRMS और IRMS कितना कितना होगा। अगर समझ में आया होगा तो आंसर बता सकते हो VRMS और IRMS की। PAC रेटेड कैलकुलेट करने के लिए मैंने VI वाला फॉर्मूला यूज किया है, क्योंकि VRMS और IRMS लिया गया AC सिग्नल के कारण, सेकेंडरी में AC सिग्नल है। तो मेरा क्वेश्चन है VRMS और IRMS की वैल्यू क्या क्या होगी। गुड, हाँ असली सा, VM डिवाइड बाय √2 होगी VRMS, और IRMS होगा IMAX बाय 2। क्यों, क्यों का आंसर है इससे पहले का जस्टिफिकेशन। ये तुम लोगों को साइनोसोडियल का नेचर पता हो, साइनोसोडियल की RMS वैल्यू पता है कि मैक्सिमम डिवाइड बाय √2 होता है। तो क्योंकि वोल्टेज तुम्हारा साइनोसोडियल सिग्नल है, इसीलिए Vmax डिवाइड बाय √2 वैल्यू होगी। और करंट क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल है, इसीलिए हाफ वेव रेक्टिफाइड के लिए जो RMS वैल्यू होती है वो होगी, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 होगी, ठीक है। तो दिस विल बी Vmax डिवाइड बाय √2 इंटू IMAX डिवाइड बाय 2। ऐसे ही मुझे PAC इनपुट कोई कैलकुलेट करके बता सकता है क्या। करके बताओ, ये कितना होना चाहिए। I² to RF, बाकी लोग बताओ कितनी होगी वैल्यू। VM IM बाय 2, अच्छा मैं VM और IM डिवाइड बाय √2, क्योंकि AC में दोनों सिग्नल फुल वेव या कंप्लीट साइनोसोडियल सिग्नल है। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी, P VM डिवाइड बाय √2, दिस विल बी IM डिवाइड बाय √2। फाइनल वैल्यू निकालो TUF की, बताओ मुझे कितनी होगी। TUF कैलकुलेट करो।
परसेंटेज में कितनी वैल्यू आ रही है? $70.71 0.707 बराबर √2 आ रहा है ना? ये वैल्यू आ रही है सबकी? यस सर। वैल्यू गलत है, कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो रहा है ना? आई थिंक एसी रेटेड पावर हम लोगों ने ले लिया, वो गड़बड़ किया। एक मिनट वेट कर रहे हैं ना। अगर यहाँ तुमने एसी रेटेड की जगह डीसी रेटेड लिया तो वैल्यू क्या होगी? डीसी पावर हम लोगों का कितना आया है? आई स्क्वायर एम डिवाइड बाय पाई स्क्वायर आर एल, और एसी रेटेड है आई आर एम एस है तुम्हारा आई मैक्स, हार्डवेयर रेक्टिफाइड है तो 4 आई एम एस इनटू आर एल। यहाँ आई एम स्क्वायर नहीं देंगे, आई स्क्वायर एम इनटू, एक मिनट वेट करो ना बेटा, ये वैल्यू गलत है। और एसी रेटेड सेकेंडरी में वोल्टेज हाफ, इसको लिख सकते हैं हम वी एम ओवर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय वी एम आई एम ओवर 2√2। ये वैल्यू निकालो जरा एक बार, 2√2 ओवर पाई स्क्वायर, ये कितना आ रहा है? ये चेक करके बताओ। हाँ डीसी रेटेड होगा है ना, ये चेक करो वैल्यू कितनी है। 0.7 के आस 0.8 के आसपास कुछ है वैल्यू इसकी फाइनल। 0.28 0.28 सब लोग चेक करके बताओ मुझे, यही वैल्यू आ रही फाइनल वैल्यू? Yes, sir. हाँ ये ठीक है, 80% से ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक गड़बड़ की है, वो जो पहले स्टार्ट किया था वही ठीक था। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी और इसके बीच की ही पावर है, ठीक है। मीन्स यहाँ हम डीसी पावर कैलकुलेट करेंगे जो हमने कैलकुलेट कर रखा है ऑलरेडी, और एसी पावर सेकेंडरी की, ठीक है। इनिशियली जो मैंने बताया था वो सही था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ हॉस पॉस हुआ है डेरिवेशन में। कैसे मैं बता रहा हूँ, टीयूएफ के केस में जो पावर हम लेंगे दैट विल बी टोटल डीसी पावर एट आउटपुट, मतलब अक्रॉस लोड, और टोटल एसी पावर एट सेकेंडरी, ठीक है। तो क्योंकि हमने ये पावर कैलकुलेट कर रखी है, और इस पावर को कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ के वेवफॉर्म का एनालिसिस किया। यहाँ वोल्टेज की वेवफॉर्म कंप्लीट साइनसोडियल है और करंट इज हाफ वेव रेक्टिफाइड। तो अब हम अगर चाहें तो डायरेक्टली पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? डीसी पावर टीडीसी इज नथिंग बट आई स्क्वायर डीसी इंटू आर एल, और ये आई मैक्स डिवाइड बाय पाई आर एल से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही पी ए सी रेटेड जो होगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू होगी आई स्क्वायर ए सी, ठीक है। और सॉरी आई स्क्वायर क्या होगा, आई वी लिख लो, ठीक है, आई आर एम एस और वी आर एम एस, ठीक है। तो आई आर एम एस की वैल्यू हो जाएगी आई मैक्स बाई 2, क्योंकि नेचर अलग अलग, इसकी डायरेक्टली मैं करंट के फॉर्म में नहीं लिख रहा, आई स्क्वायर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि दोनों में करंट और वोल्टेज का नेचर अलग है। तो करंट इज हाफ रेक्टिफाइड और वोल्टेज इज कंप्लीट साइनसोइडल, ये दोनों कैलकुलेट कर लिए। अब क्योंकि आई वी के फॉर्म में है तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं आई वी के फॉर्म में। कैसे? आई स्क्वायर एम डिवाइड बाय पाई स्क्वायर इंटू आर एल, और डिवाइड बाय हो जाएगा वी एम आई एम ओवर 2√2। ये वैल्यू आई एम इंटू आर एल को हम लिख सकते हैं वी एम, वी इक्वल टू आई आर से,
क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा डीसी पावर है वो तुम्हारा लोड के अक्रॉस बस है, तो वीएम कैन बी रिटन एज आईएम इंटू आर एल, या आईएम कैन बी रिटन एज वीएम इंटू आर एल, आईएम इंटू आर एल। ठीक है, तो ये मैंने आईएम एक दो है, ठीक है, आईएम स्क्वायर, तो आईएम इंटू आर एल को वीएम लिख दिया। सेकंड आईएम ये है डिवाइड बाय आई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में वीएम आईएम ओवर 2√2। तो फाइनल वैल्यू तुम्हारी होगी ये 2√2 ओवर पाई स्क्वायर, 0.28 समथिंग। ठीक है, दिस टी वेयर। ट्रांसफार्मर जो यूटिलाइज कर रहे हैं, तो ट्रांसफार्मर का यूटिलाइजेशन भी पुअर है हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में। फुल वेव के केस में ज्यादा है, वो फुल वेव से कंफ्यूजन होता है मुझे, इसलिए ये 80 के आसपास ध्यान है वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी फाइनल 0.28 समथिंग। ठीक है, इसको एक बार थोड़ा ध्यान से देख लेना, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है बीच में टी वेव के केस में। तो हम तीसरा पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। थर्ड पैरामीटर इज रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या है? रिपल फैक्टर बेसिकली हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट किया है यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलेगा तुमको डीसी, उसकी क्वालिटी की बात करते हैं कि उस डीसी आउटपुट में कितने परसेंट एसी सिग्नल सुपर इम्पोज्ड होगा। क्या होता है कि इस तरीके से जब आप कभी एसी से डीसी कन्वर्ट करते हो तो कुछ पोर्शन जो एसी का है वो स्टिल प्रेजेंट होता है सिग्नल में, तो ये बताता है परसेंटेज ऑफ एसी सिग्नल प्रेजेंट इन डीसी। ठीक है, और रिपल फैक्टर की वैल्यू होती है, आरएफ की वैल्यू होती है रूट ओवर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। ठीक है, रिपल फैक्टर का फॉर्मूला है रूट ओवर फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। तो हमको रिपल फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करना होगा। फॉर्म फैक्टर क्या होता है वो देखते हैं। फॉर्म फैक्टर रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सिग्नल, ठीक है, डिवाइड बाय डीसी वैल्यू ऑफ सिग्नल, या डीसी को एवरेज वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये रेशियो होता है आरएमएस का और एवरेज का, या आरएमएस का और डीसी का। तो हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में आरएमएस वैल्यू कितनी आ रही है? वी मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, और ये कितना है? वी मैक्स ओवर कोई भी, ठीक है, करंट मानो सिग्नल या वोल्टेज सिग्नल मानो, कोई भी एक सिग्नल मानोगे तो वी मैक्स डिवाइड बाय 2। आरएमएस वैल्यू क्योंकि हमारी हाफ वेव रेक्टिफाइड है तो वी मैक्स बाय 2, और डीसी वैल्यू है वी मैक्स ओवर पाई। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू होगी फॉर्म फैक्टर की π/2। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो, -1 स्क्वायर रूट करके बताओ रिपल फैक्टर कितना आ रहा है। चेक करके बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू। जीरो 0.5707। बाकी लोगों की 1.21। अलग अलग वैल्यूज कैसे आ रही है? 1.21 सही आंसर वैसे। चेक करो सब लोगों का सेम आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.2। यस सर, 1.21 आ रहा। ठीक है, 1.21 करेक्ट आंसर है, 1.21। ठीक है, तो रिपल फैक्टर 1.21 आता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, यहाँ से तुमको क्या कहते हैं रैंडम सिग्नल भी बनाया जा सकता है या दिया जा सकता है, जिसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना। मतलब क्या होगा, एक वेवफॉर्म गिवन होगी तो आरएमएस कैलकुलेट करो, एवरेज कैलकुलेट करो, फॉर्म फैक्टर निकालो, फिर रिपल फैक्टर निकालो। ठीक है, तो किसी भी इन जनरल कोई भी सिग्नल अगर ग्राफिकल दिया हुआ है तो हम आरएमएस और डीसी निकाल सकते हैं। कैसे? फॉर्मूला अप्लाई करके सिग्नल का फंक्शन लिखना होगा, टाइम पीरियड निकालना होगा, आरएमएस कैलकुलेट करो, और जैसे ट्राइंगुलर सिग्नल, सॉटूथ सिग्नल, स्क्वायर सिग्नल, तुमको जो मैंने एनालिसिस बनाया ये सिर्फ साइनोसोडियल के लिए है। ठीक है, ऐसे कैसे कैसे सिग्नल पॉसिबल हैं। सॉटूथ एक साइनोसोडियल हो गया, तुम ले लो स्क्वायर सिग्नल। ठीक है, फिर रेक्टेंगल हो सकता है, ट्राइंगुलर हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग वेवफॉर्म दिए होंगे
तो तुमसे पूछा जाएगा रिपल फैक्टर कितना है। तो पीरियोडिक होंगे सारे, ठीक है, उनका आरएमएस कैलकुलेट करो, तरीका वही है, फंक्शन निकालो एक इंटरवल के लिए और इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर जो है रिपल फैक्टर क्या होगा करेंगे। न्यूमेरिकल हम बाद में टाइम मिलेगा इसका लास्ट में, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल लास्ट में। नेक्स्ट फैक्टर या नेक्स्ट कैलकुलेशन इज पीक इनवर्स वोल्टेज PIV, ठीक है। तो बेसिकली हो ये रहा है कि कुछ चीजें जैसे रिपल फैक्टर कैलकुलेट करना है तो फॉर्म फैक्टर पता होना चाहिए, ठीक है, एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है तो आरएमएस वैल्यू पता होनी चाहिए, एवरेज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अंदर से देखोगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन है, बट ब्रॉड लेवल में 4 या 5 चीजें निकालनी होती है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज नेक्स्ट है। पीक इनवर्स वोल्टेज क्या बताता है? पीक इनवर्स वोल्टेज ये बताता है कि किसी भी डायोड पे मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज कितना आ सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट। हाफ वेव रेक्टिफायर में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है तो ये डायोड ऑन होता है या डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, ये नीचे बनाया हुआ था। सिमिलरली नेगेटिव हाफ साइकिल में ये डायोड ऑफ हो गया, क्यों? क्योंकि इस समय डायोड रिवर्स बायस है, ये रिवर्स बायस है। तो डायोड जब नेगेटिव हाफ साइकिल से रिवर्स बायस होता है तो समझो कि तुमको जो इनपुट तुमने अप्लाई किया V, जिसको तुमको कन्वर्ट करना है AC से DC में, सेम वो लिंक होगा सेकेंडरी में डिपेंडिंग अपॉन टर्न रेशियो, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो, बराबर भी। तो ये जो लिंक हो रहा है ये हाई वोल्टेज सिग्नल है एज कंपेयर टू जो डायोड सस्टेन कर सकता है वोल्टेज, समझ रहे हो? डायोड क्योंकि यहाँ पे रिवर्स बायस में होगा सेम सिग्नल के साथ किसी एक साइकिल में, ठीक है, मतलब यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड रिवर्स बायस हो चुका है और डायोड पर मैक्सिमम वोल्टेज कितना जाएगा उस समय? मैक्सिमम जो इस सिग्नल की वैल्यू है वो कितनी है? Vmax, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर KVL लगाऊं नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए तो माइनस प्लस ये मान लो, और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज सपोज प्लस माइनस, क्यों? यहाँ P साइड है तो प्लस और N साइड है तो माइनस, ये मान लो डायोड वोल्टेज VD है, ठीक है, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो भी है क्योंकि ओपन सर्किट है तो करंट 0, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 0 वोल्ट, ठीक है। इवन ओपन क्या कहते हैं सर्किट में आप KVL या वोल्टेज को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो KVL लगाओ, KVL लगाओगे तो ये +2 माइनस V -2 प्लस VD और यहाँ ड्रॉप 0 -0 = 0। तो डायोड पे मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा? VA, और ये डायोड का कौन सा वोल्टेज है? रिवर्स वोल्टेज। इसका मतलब कि इस तरीके का सर्किट जहां AC सिग्नल को DC में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग हाफ वेव रेक्टिफायर, वहां डायोड पे नेगेटिव हाफ साइकिल में कम से कम इतना वोल्टेज अप्लाई होगा। और हम लोग ने डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा है कि डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू एवलांच और ड्यू टू जीनर इफेक्ट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन डोपिंग। तो इसका एवलांच ब्रेकडाउन भी हो सकता है जीनर। तो इसका मतलब अगर डायोड की रेटिंग ऐसी है कि वो इस पॉइंट तक सस्टेन कर जाए तब तो ये सर्किट प्रॉपरली काम करेगा। अदरवाइज होगा क्या कि तुमने डायोड की रेटिंग थी सपोज ब्रेकडाउन होने की 5 वोल्ट और तुमने उसको कनेक्ट कर दिया 10 वोल्ट वाले सर्किट में, तो 10 वोल्ट का पॉजिटिव तो मिलेगा ही पर 10 का नेगेटिव भी मिलेगा, और जब 10 का नेगेटिव मिलेगा तो वो 10 तक जाने से पहले ही डायोड ब्रेकडाउन में आ चुका होगा, क्योंकि ये PN डायोड है तो वंस डायोड ब्रेकडाउन कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, तो वो किसी काम का नहीं होगा वो डायोड। तो बेसिकली पीक इनवर्स वोल्टेज एक ऐसा पैरामीटर है जो ये बताता है कि डायोड जो हाफ वेव रेक्टिफायर में कनेक्टेड है उसके अक्रॉस मैक्सिमम रिवर्स बायस कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए नहीं, कितना मैक्सिमम रिवर्स बायस अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने जो एनालिसिस किया उस एनालिसिस से हमको पता लगा कि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो डायोड पे है दैट इज Vmax हमारे केस में, क्यों? VI = VM sin ओमेगा t, तो मैक्सिमम वोल्टेज Vmax होगा रिवर्स बायस में। तो पीक इनवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर का अगर मैं बोलूं तो पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होना चाहिए? कम से कम Vmax, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कम से कम Vmax होना चाहिए या Vmax से ज्यादा। PIV ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू Vmax। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब ये है क्योंकि मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर में इतना आने वाला है, तो पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड का जो है वो Vmax से ज्यादा होना चाहिए। ये सुधांक दुबे तुम्हारी क्लास में गया, सुधांक दुबे कोई है? यस सर। ठीक है, वो भी रिमूव हो गया। PIV should be greater than or equal to at least this। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ पीक इनवर्स वोल्टेज का। अगला पैरामीटर है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ। रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर, और क्या रह गया? रिपल फैक्टर हो गया, एफिशिएंसी हो गई, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हो गया, कितने पैरामीटर्स हम लोगों ने देखे थे? पीक फैक्टर रह गया ना। पीक फैक्टर एक्सप्लेन नहीं किया गया। ये पीक फैक्टर रह गया। नेक्स्ट इज पीक फैक्टर। पीक फैक्टर क्या बताता है? पीक फैक्टर अगेन रेशियो है दो वैल्यूज का, ठीक है। पीक फैक्टर इज रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू RMS वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ एनी सिग्नल टू RMS वैल्यू ऑफ एनी सिग्नल। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में पीक वैल्यू सिग्नल की क्या है और RMS वैल्यू क्या? हाँ ठीक, पीक और RMS का रेशियो। पीक वैल्यू हमने निकाल ली है, RMS वैल्यू हमने निकाल दी है। ये बताओ मुझे कितना होगा आंसर? पीक फैक्टर पीक फैक्टर होगा Vmax डिवाइड बाय RMS, Vmax डिवाइड बाय √2, यही होगा। RMS वैल्यू कितनी होगी? 2। बाकी लोग निकालो। सही है √2। सपना हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में RMS कितना होता है? हाँ 1/2 कैसे होगा बेटा? रेशियो किसका देखो एक बार। रेशियो इज मैक्सिमम टू RMS या पीक टू RMS। पीक टू RMS रेशियो कितना होगा? हाफ पर ही होगा। हाँ ठीक, RMS Pmax by 2 होगा। तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? 2 होगी ना। पीक इतने का पीक होगा वहां हाफ वेव रेक्टिफायर में। सही निकाला? देख एक बार चेक करो। ये होगा पीक फैक्टर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे फैक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए, सारे पैरामीटर्स। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। पीक फैक्टर हो गया, PIV हो गया, रिपल फैक्टर हो गया। इसके पहले हम लोगों ने TUF किया, TUF थोड़ा सा जो है गड़बड़ हुआ है, तो उसको एक बार देख लेना ध्यान से। DC आउटपुट टू AC रेटेड, ठीक है, मतलब सेकेंडरी का पावर और आउटपुट का पावर, और इसके पहले एफिशिएंसी। तो सारे पैरामीटर ऑलमोस्ट हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब जल्दी से मैं तुम लोगों को फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बता दूं और वर्किंग, ताकि बाकी कैलकुलेशन फुल वेव के तुम करके आओ। और ब्रिज टाइप का मैं करूंगा, ठीक है। तो फुल वेव के दो टाइप होते हैं, सेंटर टेप और ब्रिज टाइप। सेम सर्किट, प्राइमरी इनपुट लिंक टू सेकेंडरी, ठीक है। तो एक डायोड और यहाँ एक डायोड और यहाँ वोल्टेज स्प्लिटर, लोड, ये
ये है तुम्हारा, स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या बाकी लोगों को भी? D1 D2 RL, ठीक है। एक बार जल्दी से देखो, क्लियर है? स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या बाकी लोगों को? और भी लोगों को दिक्कत है स्क्रीन में? ऐसा ब्लर हो रही है हल्की हल्की। एक मिनट रुको। अब बताओ। सेम अभी भी प्रॉब्लम है? क्लियर है? ठीक है, ठीक है। मैं जल्दी से एक बार तुम लोगों को इसकी वर्किंग बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी तो सेम होता है, सेकेंडरी में क्या करते हैं, दो डायोड यूज करते हैं, ठीक है, और एक स्प्लिटर यूज करते हैं। मतलब सेकेंडरी के सेंटर से एक हम कनेक्शन लेते हैं लोड के लिए, इसके पास लोड मेजर करते हैं। बेसिकली ये स्प्लिटर कहलाता है, जहाँ पे आप सेकेंडरी से इस तरीके से बीच से जो है एक कनेक्शन लोगे, तो मैग्नीट्यूड भी डिपेंड करेगा इस पे, और फेस, मतलब ये मैग्नीट्यूड की स्प्लिटिंग करता है, साथ साथ फेस की भी। तो इस एग्जैक्टली सेंटर में होगा तो वोल्टेज दोनों में बराबर जाएंगे, अदरवाइज चेंज होगा। तो प्राइमरी की पहली हाफ साइकिल, ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। अगली वाली क्लास में तुम पैरामीटर बताना नहीं होगा तो मैं कैलकुलेट करूंगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये पोलैरिटी होगी, ये लिंक करेगा सेकेंडरी में, तो एक बार यहाँ लिंक करेगा और एक बार यहाँ लिंक करेगा, मतलब इस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा वो दोनों में भी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहले वाले डायोड के पी में पॉजिटिव मिलेगा और दूसरे वाले डायोड के पी में नेगेटिव। तो ऊपर वाला ऑन होगा, नीचे वाला ऑफ होगा। क्लियर? ऊपर वाला ऑन, नीचे वाला ऑफ, शॉर्ट सर्किट। तो यहां से करंट फ्लो होगी उस समय पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट के, ठीक है, और लोड पे आउटपुट मिलेगा। मतलब अगर वोल्टेज की बात करें तो पहली बार अगर तुमने इनपुट अप्लाई किया पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव, ये लिंक हुआ सेकेंडरी में, तो आउटपुट मिल गया ये, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल में ये माइनस और प्लस, ये वाला माइनस और प्लस, ये वाला भी माइनस और प्लस। तो ऊपर वाला डायोड का पी नेगेटिव से कनेक्ट होगा, नीचे वाले का पी पॉजिटिव से। इस बार D2 ऑन होगा, D1 ऑफ हो जाएगा। तो जब D1 ऑन होगा तो यूं करंट फ्लो होगी -2 प्लस, और जब D2 ऑन होगा तो भी -2 प्लस यू। तो करंट लोड में हमेशा यहाँ से एंटर करेगी, तो लोड पे जो वोल्टेज होगा वो हमेशा प्लस यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे रेजिस्टेंस में या पैसिव एलिमेंट में जहाँ करंट एंटर करती है वो पॉजिटिव, और जहाँ से करंट लीव करती है वो नेगेटिव। ये ड्रॉप होगा वोल्टेज का V0। तो दोनों केस में वोल्टेज सेम पोलैरिटी से एंटर करेगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट में भी आउटपुट मिलेगा और नेगेटिव हाफ में भी आउटपुट मिलेगा सेम पोलैरिटी से। तो नेगेटिव की जगह यहाँ वोल्टेज ऐसा मिलेगा पॉजिटिव, फुल वेव रेक्टिफाइड के केस में। ये लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा जल्दी से वर्किंग बता रहा हूँ। दोनों केसेस में तुमको आउटपुट मिलेगा, मतलब इनपुट अप्लाई करोगे इस नेचर का और आउटपुट मिलेगा हमेशा फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल, ये, ठीक है। तो हम रेफरेंस में अब ये वेवफॉर्म यूज करेंगे। वर्किंग तो डिफिकल्ट नहीं है किसी भी रेक्टिफायर की, समझना आसान है, कैलकुलेशन डिफिकल्ट है। अब इस केस में तुमको RMS कैलकुलेट करना है और एवरेज या DC, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। 0 टाइम पीरियड अभी भी ओरिजिनल वाला ये माना जाएगा, ओरिजिनल सिग्नल का, ठीक है, जो ओरिजिनल सिग्नल था 0 से T के बीच में। तो इस केस में तुमको ये दोनों पैरामीटर निकालने होंगे, बस ये दो ही कैलकुलेशन जरूरी है सारे पैरामीटर के लिए। तो एफिशिएंसी निकल आएगी, सिमिलरली TUF निकल आएगा, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर। वो यहाँ पे एनालिसिस करना होगा तुमको इस लेवल पे कि करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म कैसी है, ठीक है। तो वो मैं भी नहीं बता रहा हूँ, TUF तुम लोग की कोशिश करना समझने की करंट और वोल्टेज वेवफॉर्म का नेचर क्या होगा। फिर थर्ड पैरामीटर रिपल फैक्टर। तो क्योंकि RMS DC दोनों पता है तो ये आसान है निकालना, फॉर्म फैक्टर भी निकल जाएगा, पीक फैक्टर भी निकल आएगा, ठीक है। फिर बचेगी एक वैल्यू पीक इनवर्स वोल्टेज। इस केस में मुझे पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है, ध्यान रखना, नेक्स्ट वाली क्लास में मैं दो चीज पूछूंगा, एक ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर फुल वेव का और दूसरा पीक इनवर्स वोल्टेज। ये पैरामीटर कैसे कैलकुलेट करेंगे
फुल वेव रेक्टिफाइड के लिए, और साथ ही साथ ये कैलकुलेशन तुमने कैसे की है।